आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पटना कलम के बारे में। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि मैं जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम से, बहुत मेहनत करके मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये पटना कलम का पहला वीडियो है। 2 वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पटना कलम की संपूर्ण जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। इसी वजह से मेरे मनोबल को ध्यान में रखते हुए, प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया मेरे सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं परस्पर अपने कला अध्ययन और कला की जो शिक्षा है वो मेरे प्रिय दर्शकों को मैं दे सकूं। तो ये मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपका सहयोग। ठीक है, आज हम बात करते हैं पटना कलम की। पटना कलम, मैं बताता चलूं, पटना कलम जो है, पटना से तो हमें समझ में आ गया कि बिहार की राजधानी पटना, लेकिन कलम जो है, कलम को हमें ये नहीं समझना है कि ये कलम कोई लिखने वाली कलम है, ये कोई ब्रश है, ऐसा नहीं है। ये कलम का मतलब यहाँ डिनोट किया गया है एक किसी स्टाइल को, किसी अंदाज को, किसी शैली को, किसी मेथड को, किसी पर्टिकुलर एक स्टाइल को। तो पटना कलम यानी कि पटना के अंदर जो चित्र की एक पूरी जर्नी चलती है, पूरा सफ़र चलता है कलाकारों का, उनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उनके जो संघर्ष है, उनकी जो तपस्या है, वो इस कारण इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनी कि वो अपने समय का इतिहास बन रही है। इसी वजह से पटना क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ये नाम दिया गया कि पटना कला। अब हम बात करेंगे इस स्कूल की, इस स्टाइल की, कि ये कब से कब तक रहता है। तो 1760 ईस्वी से लेकर के 1960 ईस्वी तक ये पटना कलम के अंदर हम देखते हैं, इसमें पेंटिंग होती है, चित्रकार चित्र बनाते हैं और उनके साथ में बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारी परिस्थितियां लगातार बनी रहती हैं। इसके अलावा ये लगभग 200 साल तक परस्पर इनका ये चित्र का जो सफ़र है, कला का जो सफ़र है वो चलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पटना कलम की आखिर जो स्टाइल है, उसका जो जान है, उसकी जो रूह है, उसकी जो स्पिरिट है, उसका जो अंतर्मन है, वो किस चीज़ के संगम से बना। शैली के अंदर ऐसी क्या विशेषता थी कि पटना कलम कहना पड़ा, और उस शैली की जो जान थी, यानी कि उस शैली के अंदर क्या ऐसे खूबी थी जिस वजह से इसको पटना कलम के नाम से अलग रूप में देखा जाता है। इसका एक विचित्र रूप बन करके उभरा है। तो इसके अंदर क्या हुआ, मुगल शैली प्लस कंपनी शैली का मिक्सअप है। मुगल को हम जानते हैं कि जो ईरानी कला है, और जमा जो भारतीय राजपूत कला है, या जिसको हम हिंदू कला भी कहते हैं, हिंदू चित्रकला जो है, राजपूत हिंदू चित्रकला या राजस्थानी कला, उन दोनों के समागम से मुगल शैली वजूद में आती है, अपने अस्तित्व में आती है, अपने एग्जिस्टेंस में आती है। इसके अलावा कंपनी शैली, यानी कि जब हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और यहाँ आकर के शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल लेती है, तो जो भारत के पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर वो अपना शासन और वहाँ से अपने व्यापार और वहाँ से अपनी सारी प्रक्रियाओं को अंजाम देती थी। तो वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है, जब ब्रिटिश लोग आते थे तो वो अपने साथ में कई बार आर्टिस्ट लेकर के आते थे, अधिकारी लोग, कई बार जो है वहाँ से चित्र लेकर के आते थे, कई बार जो है वहाँ से कोई पर्टिकुलर टेक्निक को वो लेकर के आते थे, और जो भारतीय लोग थे उनको सिखाते थे, उनको बताते थे और पेशकश करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारे लिए ऐसा चित्र बनाएं, आप हमारे लिए इस अंदाज का चित्र बनाएं। तो वो कंपनी शैली का स्टाइल हो गया। उसमें कंपनी की तरफ से ही सारे जो इंस्ट्रक्शन थी। और हम देखते हैं मुगल कला जो है अपना पतन की ओर थी। तो मुगल कला के बाद जो उत्तर मुगल कला यानी पोस्ट मुगल आर्ट आती है,
उस पोस्ट मुगल आर्ट के अंदर हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें डिक्लाइन होने लगती हैं। जो एक स्टीरियोटाइप या एक टिपिकल जो टाइप था मुगल आर्ट का, वो धीरे धीरे उसका जो है रिड्यूस होने लगता है। और उस स्टाइल के अंदर जो यूरोपीय कला शैली के तत्व हैं वो मिलते जा रहे थे, जिस वजह से वो एक अलग रूप में निकल कर के आई और उसको हमने बोला कंपनी शैली। तो अब हम देखते हैं पटना जो कलम है उसमें किस किस चीज़ का मिक्सअप है। तो मुगल शैली है और कंपनी शैली। तो कंपनी शैली के अंदर क्या है, जो सारा निर्देशन है, जो सारी जो विषयगत वस्तुएं हैं, या फिर जो चित्रों को किस प्रकार बनाना है, किस प्रकार का मैनिपुलेशन है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट हम देते हैं पेंटिंग में, वो सब कंपनी शैली का अपना था। जैसे ऑयल पेंटिंग करना, वाटर कलर यहाँ के लोग करते थे, आर्टिस्ट लोग, लेकिन वो अपने साथ में ऑयल कलर लेके आए तो ऑयल कलर से उन्होंने पेंटिंग बनानी सीखी। तो उनके पास जो है, जो इंडिया के आर्टिस्ट थे, मुगल दरबारी आर्टिस्ट थे, और यहाँ आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि मुगल काल का पतन हो रहा था। तो इस वजह से वो भटक भी रहे थे। फिर बहुत सारे शासक ऐसे भी आए जिन्होंने कला के प्रति अपनी उदासीनता दिखाई, अपनी जो है कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। इस वजह से जो भारत के स्थानीय कलाकार थे वो भटक भी रहे थे। तो ऐसे में उन भटके हुए कलाकारों को जब ब्रिटिश अधिकारी लोगों का ये रहा ही है शुरू से ही कि वो अपनी ओर माइल करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो अपनी शैली से, अपने किसी भी प्रकार के अंदाज से, तो वो अपनी तरफ से नई नई स्टाइल लेकर के आए। तो वो भारत के लोग जो है उसको देख करके उन्होंने सीखना और बनाना शुरू किया। तो ये एक एडवांटेज हो गई कि भारत के लोग वाटर कलर भी कर रहे हैं और अब ऑयल पेंटिंग को भी बनाना शुरू कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। इसके अलावा जो इस कंपनी कला है, कंपनी कला के अंदर जो वो लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग यहाँ थे, अधिकारी लोग थे, अपने बंगलों में रहा करते थे, तो वो ये चित्र अपनी एक प्रकार की एक आइडियोलॉजी के साथ में खरीदते थे, बनवाते थे। उनका मानना ये था कि जो भारत के स्थानीय जो जनजीवन है, यहाँ का जो जनसाधारण लोग हैं, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ का जो कल्चर है, उसको हम देखें और उसको बनवाएं, और उसके बाद में पूरे यूरोप के अंदर उस चीज़ को हम एक प्रकार से रिवील करें, प्रेजेंट करें, जिससे कि हमें उनकी जो औपनिवेशिक नीति थी उन तो उसको ज़्यादा प्रमोट हो सके। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो उस शैली के माध्यम से सफल भी हो सकते थे। बहरहाल किस कलम, जो पटना कलम है, किन की चीज़ों से मिलकर बनी है, मुगल शैली जमा कंपनी शैली, इतना याद रहेगा। इसके बाद में अब हम पटना कलम के बारे में कुछ आज बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में कलाकारों के परिचय के बारे में बात होगी, टेक्निक के बारे में बात होगी, चित्रों के विषय के बारे में बात होगी, उनके साइज के बारे में बात होगी, इसके अलावा उनके संग्रह के बारे में बात होगी। बहरहाल अभी बात करते हैं प्रांतिक कला शैलियों में विशिष्ट स्थान। अब जो हम देखेंगे जो पटना कलम के जो चित्र हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब जब हमारा देश अपना ब्रिटिश लोगों के अधिग्रहण में था, तो उस टाइम पर ये भारत देश विभिन्न प्रांतों में विभाजित था। इसके अलावा अलग छोटी छोटी रियासतें थी। तो उन सब रियासतों की भी अपनी अपनी कला होती थी, पर्टिकुलर स्टाइल होता था। जैसे राजस्थानी कला हो रही है, पहाड़ी कला हो रही है, और आपका जो है ये अवध की कला है, लखनऊ की कला है। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जो भी प्रांत हैं उन सब प्रांतों में एक टिकाऊ लंबे समय तक रहने वाली कला शैली अगर बनी है तो ये पटना कलम है। प्रांतीय कला शैलियों में विशिष्ट स्थान रखती है, तो ये एक सिग्निफिकेंट क्वालिटी है। ये एक बहुत ही मेजर और बहुत ही लाइट में रहने वाला पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। अच्छा, हम किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन करने से पहले सिर्फ आर्ट हिस्ट्री नहीं, इसके अलावा किसी भी विषय का अगर हम अध्ययन करें तो हमें उसकी जो एक बैकग्राउंड है, उसकी जो बुनियाद है, उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे जो पूर्वज जो हैं इसके, वो राजस्थान से आते हैं। राजस्थान के इसके पूर्वज थे। और ये भी कहा जाता है कि जो सेवक राम मनोहर जो हैं, जो मनोहर मुगल काल के चित्रकार थे, तो उन्होंने वो इन कलाकारों के पूर्वज थे। पटना कलम के जो चित्रकार थे उनके पूर्वज थे मनोहर, और मनोहर को हम मुगल काल के अंदर खूब अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये लोग राजस्थान से थे। राजस्थान से ये दिल्ली दरबार जाते हैं,
क्योंकि उस टाइम पर जो औरंगज़ेब है और उनकी जो नस्ल है, तो उनके लोग जो हैं, नस्ल के जो लोग हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, और उसके बाद में धीरे धीरे जो भी नवाब बने हैं और जो भी मुग़ल बादशाह हुए हैं, तो उन सबके पास में भी यहाँ से मतलब चित्रकार जो है जाते थे। तो दिल्ली दरबार भी गए, दिल्ली दरबार में रह कर के करा। तो उसके बाद में वहाँ के जो शासक थे, उनकी उदासीनता के कारण ये फिर बहुत सारे और राजनीतिक कारणों के चलते और जो है कुछ ऐसे परिस्थितियां सामने आई कि ये आजीविका के लिए राजस्थान से चले जाते हैं, दिल्ली दरबार जाते हैं पहले तो, क्योंकि वहाँ उस टाइम पर जो नवाब और जो मुग़ल बादशाह थे वो पेंटिंग बनवा रहे थे, उनको संरक्षण मिला हुआ था। इसके बाद में जब यहाँ प्रॉब्लम होने लगती है दिल्ली में, उदासीनता आने लगती है कला के प्रति, तो ये चले जाते हैं आपका मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे राजनीतिक कारणों की वजह से, प्लासी के युद्ध के कारण की भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो ये चले जाते हैं फिर कहाँ, पटना। पटना की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही गौरवशाली है, बहुत बड़ी इसकी गौरव गाथा है। और पटना यानी कि पूरे समुचित बिहार में ही बहुत कुछ देश को दिया है, और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बिहार की, जिसकी गौरव गाथा के बारे में मैं आगे भी वर्णन करूँगा। तो यह पटना इन स्थानांतरित चित्रकारों के लिए उस वक्त एक पटना कलम की जो पेंटिंग होती है उस दौरान बहुत उचित शहर था, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, इनके आश्रय के दृष्टिकोण से, इनके आजीविका के दृष्टिकोण से, और इनके रहने के लिए ये पटना उस टाइम पर एक उपयुक्त, एक ऐसा स्थान था जहाँ ये लोग जाते हैं, पलायन करते हैं। तो देख रहे हैं हम कि राजस्थान से दिल्ली गए, तो ये मुख्यतः राजस्थान तो एक यहाँ मैंने डिस्कस इसलिए करा है क्योंकि ये पूर्वज थे, बाकी यहाँ से शुरुआत होती है, दिल्ली, दिल्ली से मुर्शिदाबाद, फिर पटना। प्लासी युद्ध होता है 1757 में, और इस युद्ध में जो है ब्रिटिश और जो यहाँ के नवाब रहे हैं उनके बीच में होता है सिराजुद्दौला, और इस युद्ध में जो है वो मारे जाते हैं। उसके बाद में राजनीतिक समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं, और जो बिहार है, बिहार एक बहुत ही प्रसन्न में रहने वाला क्षेत्र उस टाइम बन जाता है, बहुत रिलेवेंट हो जाता है। तो इसीलिए ये लोग जो है जाते हैं कहाँ पर, बिहार में। तो ये प्लासी के युद्ध एक बड़ा कारण है। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछता सीधा सीधा, लेकिन अगर हम पटना कलम की बात कर रहे हैं, उसकी हम अच्छी तरीके से उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसको रखने के लिए, मैंने ये मेंशन करा है बस। अच्छा, पटना कलम के चित्रकार जो हैं उनके मैंने नाम अभी मेंशन नहीं करे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अभी करूँगा, लेकिन यहाँ मैं इनकी जाति के बारे में बता देता हूँ। अधिकतर लोग जो हैं वैष्णव थे, कायस्थ जाति के थे। हमारे अमिताभ बच्चन भी उसी जाति से हैं, कायस्थ। तो कायस्थ जाति से थे, वैष्णव संप्रदाय से थे, बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, इंटेलिजेंट, और बहुत ही कम समय के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले और बहुत ही अच्छा आउटपुट देने वाले लोग होते थे ये कायस्थ लोग। और जो स्थानीय लोग थे उस टाइम पर, ये कायस्थ लोग और जो ब्रिटिश लोग थे, उनके साथ में रहकर के अंग्रेजी भाषा सीख ली, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, तो उस हिसाब से बहुत अच्छी डील करने लगे ब्रिटिश लोगों के साथ में पटना चित्रों को बेचने के लिए, पटना कलम के, सॉरी। तो इस प्रकार इनकी जाति जो है कायस्थ है। और इसके अलावा एक पॉइंट और है, इस पटना कलम शैली के उद्भव में, पटना कलम शैली के जो विकास किया है उसमें दोनों ही मजहब के लोग हैं, हिंदू चित्रकार भी हैं, मुस्लिम चित्रकार भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं इस शैली का विकास क्यों हुआ, ये शैली क्यों पनपी, क्या इसके कारण थे, या इसे क्यों इतना अहमियत दी गई है। तो इसके दो कारण यहाँ हम देखते हैं। पहला व्यावसायिक दृष्टिकोण है, ये व्यवसायिक बिजनेस के हिसाब से भी इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। प्लस राजनीतिक उथल पुथल, मैंने अभी ऊपर मेंशन किया था, प्लासी का युद्ध। इसके अलावा ब्रिटिशों की जो सत्ता बढ़ती जा रही थी, और उन्होंने जो नवाब हैं बंगाल के सिराजुद्दौला, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में जो है बिहार है, बिहार क्षेत्र के अंदर
लोग ये चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बंगाल के अंदर उस टाइम पे फिर उदासीनता आने लगती है। जो मीर जाफ़र है बंगाल का नवाब बना, तो वो उसका बेटा मीरान था, और मीरान जो है चित्रकला में इंटरेस्ट नहीं रखता था, इस वजह से वो लोग चले गए कहाँ पे, बिहार में, पटना में। तो ये दोनों कारण हो गए आपके सामने। पटना कलम अपने समय का इतिहास बयान करती है। अब जो चित्र हैं, चित्र को एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम, सॉरी, एक स्कॉलर हैं ब्रिटिश बुफलेट, उनकी बुक है द हिस्ट्री, सॉरी बुक का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं बता दूं, बुफलिन कहते हैं कि किसी भी कला को समझने से पहले हमें उस चित्र के जो हुआ है उसके परिवेश को समझना जरूरी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पटना कलम जो है अपने समय का इतिहास है, जो हालात वहाँ गुजर रहे थे, कैसे कि एक हम देखते हैं, पहले सबसे पहले ये आपका मुर्शिदाबाद में हो रही थी कला, फिर यहाँ नवाब को मार दिया जाता है और यहाँ राजनीतिक उथल पुथल होती है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार उत्तराधिकारी जो आएगा वो हमारे कलाकारों के मूड का आएगा, उनकी बात को समझने वाला आएगा, उनको आश्रय देने वाला आएगा, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से ये क्या होता है कि संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है, कलाकार फिर स्थानांतरित होते हैं, माइग्रेट करते हैं। उसके अलावा जैसे जैसे ब्रिटिश लोग यहाँ पर अपना तो अधिकृत जमाए हुए थे, तो वो उनका आना जाना, उनका तांता लगा हुआ था ब्रिटिश लोगों का। कभी कोई नई शक्ल के साथ में आ रहा है, कभी कोई नई शक्ल के साथ में आ रहा है, अलग अलग स्टाइल में आ रहे हैं लोग। तो ये इंटरेस्ट का विषय बना हुआ था। फिर ये पटना के समीप की जो है गंगा घाट पर जो है वो एक ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम था, नावों से आना जाना रहता था। तो वहाँ पर जो है ये लोग जो है चित्रकार लोग अपनी टोली बना करके वहाँ जाते थे पटना के घाट पर, और गंगा के घाट पर, सॉरी, और वहाँ जा करके अपने चित्रों को बेचते थे। इसके अलावा फिर ये राजनीतिक उथल पुथल होती है, मुर्शिदाबाद से ये चला जाता है अब पटना में, और पटना से फिर ये जो है वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर ये कलकत्ता जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हालात यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये अपने समय का इतिहास है। अब जो है एक बात बताइए कि डेली लाइफ के आदमी जो है, आम आदमी जो है, जनसाधारण है, उसको बनाने की क्या ज़रूरत है पेंटिंग में, और उसको कौन खरीदेगा। कोई आदमी अगर दुख में बैठा हुआ है, कोई ऐसी अपना जो है, मतलब एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई मछली पकड़ रहा है, कोई जो है लोहार है, कोई जो है सब्जी बेच रहा है, स्थानीय लोगों की निगाह से देखें तो उसमें क्या इंटरेस्ट आएगा, वो तो भाई उनके डेली लाइफ की चीज़ है, वो रोजाना देखते हैं, रोजमर्रा की चीज़ है। लेकिन वो एक ब्रिटिश लोग जो थे, उनका गेज जो है, उनका नज़रिया थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा नहीं, उनका एक कारण था, क्योंकि वो एक अलग गेज के साथ में जी रहे थे। उनकी जो कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति अलग हो, उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनके जो पैमाने हैं सुंदरता को नापने के, वो अलग हैं, सब चीज़ तो अलग है। तो वो यहाँ पर जब आते थे इंडिया में, तो उनके लिए वो एक अलग चीज़ बन जाती थी। तो इसी वजह से वो आम जनता की जो चीज़, जनसाधारण की चीज़ें बन रही हैं, कला सार्वजनिक हो रही है। तो ये एक प्रकार का इतिहास है कि लोग जो है, लोहार है, लोहार को बना रहे हैं, लोहार कैसा था उस टाइम का, सब्जी बेचने वाला कैसा था, मछली पकड़ने वाला कैसा था, सक्का या भिश्ती जिसको बोलते हैं, जो पानी बेचा करते थे, चमड़े की एक मश्क बना करके। अब तो ये कल्चर नहीं है, तो सक्का होता था, वो पानी बेच रहा है। आज भी कहीं कहीं हमें ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ वो भिश्ती लोग होते हैं, वो पानी का बेचते थे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो है कोई नट है, नट जो डांस करते हैं चौराहों पर, रेड लाइट पे खड़े हो जाते हैं और वहीं पे अपना ऐसे सर घुमाने लग जाते हैं, एंड ढोलक बजा रहे हैं करके। तो ये सब डेली लाइफ की चीज़ों को बनाना शुरू किया, तो ये एक मज़ेदार चीज़ थी। और उसके बाद में तो हम यहाँ देखेंगे कि जन साधारण जो है लोग, उनको बनाया जाता था। और वहाँ पर हम देखेंगे कि जो उस टाइम का जो दौर था, वो जो दौर था उसके अंदर जो भारत के लोग थे वो विकास की ओर अग्रसर हो रहे थे। धीरे धीरे पटना का जो विकास हो रहा था, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि लोगों की जो अपेक्षाएं, वो भी एक भविष्यवादी थी, बहुत ही आशावादी लोग हो रहे थे कि अब ये होगा, अब ये होगा। तो ऐसे हम देखेंगे कि उनकी जो डेली लाइफ की प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं, वो सारी चीज़ें पेंटिंगों में आ गई हैं। तो वो पेंटिंग जो है वो एक इतिहास बन गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पटना कलम है के जो चित्र हैं वो अपने समय का इतिहास है। बिहार की जीवन शैली, चिंतन, जो वहाँ का चिंतन है, विचारधारा है। अब देखिए चिंतन में हम देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं किस तरह के कल्चर में रहते थे, कैसी उनकी सोच विचार थी,
क्या वो पसंद करते थे, कैसा उनका धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग था, कैसी सोच थी, है ना। तो ये सारी चीज़ों का प्रतिनिधित्व हमें दिखता है। अच्छा, अब यहाँ जो है हम देखेंगे कि मुर्शिदाबाद में 30 साल तक कार्य करते हैं, उसके बाद में ये स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं पटना। और दोनों ही मजहब के चित्रकार थे, हिंदू मुस्लिम दोनों ही चित्रकार थे। और समाज के अंदर एक बहुत ही सौहार्द और बहुत ही प्रेम भाव के साथ में लोग कर रहे थे काम, क्योंकि ये जो भेदभाव है, ये जो एक ऐसी आजकल की हालात हैं कि बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो उस टाइम पर ऐसा नहीं था, सब मिलनशील होकर के अपना काम कर रहे थे। अच्छा, एक चीज़ है कि हम देखेंगे ये जो पटना कलम है, इसके अंदर हमें महिला चित्रकारों का वर्णन मिलता है। तो 2 महिला चित्रकार हैं, सोना देवी, सोना गोल्ड, और दक्षो देवी। ये पूछा जा सकता है पटना कलम की महिला चित्रकार कौन है, बताइए। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, सोना गोल्ड वाला सोना, और यहाँ पर एक हो जाएगा आपका दक्षो देवी। ये 2 महिला चित्रकार हैं। दक्षो जो है वो एक वरिष्ठ कलाकार हुए हैं पटना कलम के, शिवलाल उनकी बहन है, और ये सोना बीवी जो है ये उनकी बेटी है। तो ये दोनों कौन है, इस शिवलाल की एक बहन है, एक बेटी है। ये इन्होंने शिवलाल जी के माध्यम से ही, उन्हीं के द्वारा कला शिक्षा प्राप्त की। अगली वीडियो में मैं उन कलाकारों के नाम, उनके बनाए हुए चित्र, और इसके अलावा वो कहाँ संग्रहित हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा। आज मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इस चीज़ पर दिया कि कैसे ये पटना कलम के चित्र किस प्रकार के बने हैं, थोड़ा मैंने बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सीधा सीधा यह है कि मैं जितने अभ्यर्थी हैं, जितने प्रार्थी हैं, जितने ये सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको अच्छी गुणात्मक चीज़ों उनको मिल सकें, क्वालिटेटिव चीज़ें उनको मिल सकें, और जिससे कि वो किसी प्रकार की भ्रांति, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन न आए, और अपना समय के साथ अपने समय का सदुपयोग करें अपने पर्टिकुलर वीडियोस देख करके। तो इस वजह से आपके ऊपर है, आप मेरा मनोबल बनाते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।